दोस्तों, मैं वहाँ पे बैठने को गया एंड राव साहब का इंस्टेड ऑफ हैंडिंग ओवर द माइक टू मी, आई थॉट इट्स गुड ही हैज लेफ्ट द माइक टू मी। क्योंकि वो एक हाथ में माइक लेके और पेपर लेके और ये संभाल के, वो इट्स लाइक सॉसर में कप में चाय, साथ में एक चम्मच उधर से चीनी, वो चार चीजें नहीं संभाली जाती। आई थॉट इट इज ईजियर टू स्टैंड हियर एंड स्पेशली व्हेन सच अ ज्यूरी इज अराउंड, इट्स बेटर कि मुलजिम खड़ा रहे कटहरे में आके और अपनी बात कहने की कोशिश करे, अपनी सफाई दे। लिटरेचर एक लंबा सफर और बड़ी लंबी उम्र का लिटरेचर की, कितनी ज़बानों में। और इस सिनेमा की बेचारे की उम्र तो अभी 100 साल की है, सो प्लीज ट्रीट हिम विद दैट अफेक्शन, दो इट्स ग्रोइंग वेल एंड इट्स ग्रोइंग वेरी वेल एंड इट्स ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो मैं थोड़ी सी अंग्रेजी, थोड़ी हिंदुस्तानी बोल लूँ तो मेरा ख्याल है इजाज़त दीजिएगा। मैं इस एक ज़माने में इस सब्जेक्ट के बारे में यहाँ कुछ अटेंड भी कर चुका हूँ साहित्य अकादमी में, ये बहस पहले भी हुई है और मैं भी उसमें शामिल था। ख़ासतौर पर इतने सारे नाम लेके राव साहब जो डरा रहे थे, तो उसमें विजय जी मुझे याद है, विजय तेंदुलकर, when he was presiding once and with that cinema, माशता देवी जी was there, और उनका एक नॉवेल था नीली आसमान रायना, जिस पर संघर्ष नाम से एक फिल्म बनी थी और दिलीप साहब उसके बड़े उसके हीरो थे, उसके खास एक्टर थे। तो इस तरह के एतराज की बात आई थी कि ये लिटरेचर, ये जिस तरह से आपने नॉवेल लिखा है, क्या आपको लगता है फिल्मों पर वैसे ही आया है? आप उस फिल्म से सेटिस्फाइड हैं? तो विजय जी ने बहुत सारे सवाल किए थे, जिसमें कुछ गवाही के लिए बुला लिया था मुझे भी, क्योंकि मैंने उसमें फिल्म में कुछ तरमीम की थी, डायलॉग भी लिखे थे। तो माशता देवी जी ने बड़ी ईमानदारी से ये बात कही थी, मुझे याद है कि देखिए, दो वजह थी मेरी ये नॉवल देने की। एक तो ये कि मैं दिलीप कुमार की बहुत बड़ी फैन हूँ, और दिलीप कुमार मेरी कहानी में काम करे, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी, रेस्ट आई डिडंट इंक्वायर के क्या करूँगा। और बात बड़ी ईमानदारी की थी। और दूसरी बात ये थी कि वो ट्राइबल एरियाज में काम किया करती थी, आप सब जानते हैं the way she used to work in those areas। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से दूसरी बात भी कही थी कि इतने पैसे मुझे कभी जिंदगी भर में मैं नहीं जोड़ सकती थी जो मुझे एक ही बार में मिल गए थे, and I could use it for those tribes। So, cinema has done its service in its own way। वो कहीं न कहीं बहक भी जाए तो भी कहीं न कहीं सोसाइटी की मदद भी करता रहता है और सेवा भी करता रहता है। उसका अपना एक ढंग है और उसमें अच्छा बुरा भी है, सब कुछ है। तो ये सब मिला के जब जहन में आती है ये बात कि मेरा रिश्ता, मैंने फिल्में भी बनाई हैं, तो सिनेमा के साथ क्या ये जो रिलेशनशिप है लिटरेचर के साथ, मैं लिटरेचर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरी पहली खेती जो मैं हल चलाना शुरू किया था, तो वो लिटरेचर ही की ज़मीन पे कुछ बोने की कोशिश की थी, कुछ उगाने की कोशिश की थी। और उसमें ये मैं दोनों में कहीं ना कहीं शामिल ज़रूर हूँ किसी हद तक।
तो मुझे थोड़ी सी मेरे साथ अगर आप चले तो थोड़े से मैं आई हैव अ थॉट विच आई वांट टू प्लांट, मतलब कोई एक ख्याल है जिसकी वजह से दोबारा ये सब्जेक्ट लेकर बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको थोड़ी सी अगर हिस्ट्री या इसकी जर्नी या इसका सफ़र बताऊंगा तो कहीं वो छपना था इसलिए अंग्रेजी में, वरना मैं इसी तरह हिंदुस्तानी में बोलता और लिखता। तो कहीं कुछ लोगों से मैंने अंग्रेजी अपने दुरुस्त भी कराई है, जिसमें शांतनु रॉय यहाँ पे हैं वो भी, तो उनसे भी मैंने कुछ खालिद साहब से, तो मैं कहा भाई इसको मैं कहना यूँ चाहता हूँ, ये ज़रा सा देखो मेरी अंग्रेज़ी देख लो, मेरी मिडिल स्कूल की अंग्रेज़ी है, लेकिन लेट मी है तो बर्दाश्त कीजिएगा अगर मैं थोड़ा सा अंग्रेज़ी में पढ़ता भी हूँ। मैं आपकी इजाज़त से ये कहना चाहता हूँ और आपके साथ ये बात बांटना चाहता हूँ कि ever since cinema was invented way back in 1895 by Lumiere brothers, if you remember, in France, the audience goes to film to see a film for a living experience that is happening there, and they know it is not living. That's the interesting part. They want to go and see it. And then they identify themselves very well with the story and characters of a film. जब कहानी या सिनेमा चल रहा होता तो बड़ा मामूली सी बात है कि एक केले पर फिसल या कॉमेडियन है हंस पड़ा, पूरा हॉल हंस पड़ता है. You are identifying with that little incident. और we cry when a child is in pain, or a mother is being tortured. That's universal. Everybody gets disturbed by it. We have felt excited on chase also. Chase between the villain, उसको पकड़ो मारो उसको, और ये सारा हम चिल्ला भी पड़ते हैं उसको देखते. And the one who dies, a tragic death, and we feel the pain, we identify with it. But on the other hand, you know that it's all make-believe, it's not true. ये जो हुआ है, when you come out, but that उस spell में जिस वक्त आप उसमें हैं, उसमें शामिल हैं, तो आपको यही लगता है. And the hero, I remember a small incident, अगर याद आ जाए बीच में मैं बता दूं कि राजेश खन्ना को आनंद में जब उनकी डेथ होती है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, वो एक टेप चलता है, इट्स अ डायरेक्टर्स वर्क, लेकिन उनको उस डेथ की मुबारकबाद भी आती थी कि व्हाट अ डेथ सीन. तो this also we identify with those people and those situations. This also keeps on happening. Cinema is partly history with us, which is available, and that can't be changed. ये ऐसे ही था, ऐसे ही आया था. But partly, I have an opinion of my own, जो मैं बदल भी सकता हूँ. I'm ready to change it if you insist and show me another point of view. But I have a point of view which I want to relate. Arguably, then I believe the cinema was the foundation when it started. It was the beginning of a new language. और आप ये अगर बंद कर दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी. ध्यान जाता है तो डिस्टर्ब होता है. I believe the cinema was the foundation of a new language when it came up. In the beginning, D.W. Griffith, when he made a close-up with moving eyes, it was a new alphabet of another language.
That's how I felt. He was known for his film The Birth of a Nation, which he made later on. This was the beginning of that new language and a letter in alphabet, as if this close-up was one more alphabet. और इस तरह की ज़बानें हम बना भी चुके थे उससे पहले बातचीत करने पिक्चर्स के साथ, जिसमें बहुत सैकड़ों अल्फ़ाबेट्स डाल के भी जापानीज़ एंड चाइनीज़ लैंग्वेजेस, जिसका तजुर्बा है हमें. A long shot, a panning of camera, the movement of trolley, these were the freshly laid down rules of grammar of cinema. And that is how this grammar started taking shape and increasing. Earlier, the alphabets of pictures had sound and phonetics. Just to know the sound and make a sentence or a dialogue, तो उनको जोड़ के रखते थे. तो आप एक सेंटेंस, एक लेटर लिख लेते थे, एक चिट लिख लेते थे उन पिक्चर अल्फाबेट्स के साथ. But moving images formed a sequence of images and articulate a thought with no sound of speech at that time to begin with. Without that, वो moving image अपने आप में कुछ कर रही है, जो बता रही है उसका एक्शन से मालूम हो जाता है. And there was no sound. From the earliest moving image of जो बनी थी, जो हिस्ट्री है, जो मैं बता रहा हूँ, जो आपको भी मालूम है कि A Man Being Hanged was the first movie पूरा एक्शन के साथ जो पहली फिल्म बनी थी. And from that to The Great Robbery was a long journey, covered in a very short time, but it became a story, a कहानी Great Robbery की. It took forward the craft of narrating a story through moving images, and that was the beginning of another art, another formation. Clearly, this was unique and pure indeed. How fascinating it must have been to arrange a series of interrelated images to express one's experience, an incident or a story or a happening without making any sound, and it was like traveling through paintings and watching a poem or a story being told, which must have been very, very fascinating, especially when there was no sound. I think that was very fascinating. Must have been very. Consequently, cinema searched for more techniques and complex material to narrate. I'll cover it up. I won't stay there, which you all know. It was in 1931. The sound and speech were invented to make narratives easier and to grasp, and thus, be you like it or not, that polluted the purity of silent cinema. वो जब बगैर कुछ साउंड के बात समझ रहे थे, अपने अंदर आ रही थी, अब वो बता देता हमें क्या कर रहे हैं, कहानी बताने लगे. लेकिन वो जो एक प्योरिटी थी उस साइलेंट सिनेमा की, जो अपना अपना ख्याल है, मैं I'll come on that later on again. It was downpour of hundreds and thousands of words, and these stories fell in the lap of cinema, becoming more and more noise. The music which was played in the auditorium pit, that jumped on the screen, and the players who used to work on stage in front of you and live in front of you, they climbed the screen, and no more live experience of watching your actors.
दिस चेंज। इसमें एक बात मुझे कहते हुए अच्छा लगता, मज़ेदार लगता, बल्कि कहूँ अच्छा नहीं, मज़ेदार बहुत लगता है, क्योंकि हमने सुना है वो पिट में बैठे हुए लोग जो वो म्यूजिक देते थे और थोड़ा देते थे या चेंज आ जाती थी उसमें, और उसमें वो डायलॉग भी साथ साथ में बोल देते थे। तो मैं एक बड़ा मजेदार डायलॉग बताया था, एक मैं बताऊंगा, उनका जिक्र करूंगा। उन्होंने बताया था कि हम तो चिल्ला रहे थे, मार 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 साले को, तेरा कौन सा बाप लगता है, मार। तो you know those kinds of things are very interesting and told to me by a great personality called A.R. Qureshi, whom you know as Allah Rakha Khan. He told me कि उन्होंने बजाया है पम्पिट एक जमाने में, तो वो एक्सपीरियंस बता रहे थे कि क्या था साइलेंट का। लेकिन साइलेंट फिल्म में इतनी साइलेंस नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उसमें वो पान बीड़ी सिगरेट, पान बीड़ी सिगरेट, पान बीड़ी सिगरेट, पान वो वाला वो लगा लो, वो पापड़ वाला भी बेच रहा हूँ, सारे के सारे बीच में घूमते रहते थे, तो शोर बहुत होता था कि वो फिल्म तो साइलेंट है ही, आप देखते रहेंगे, आप हमारी सुनिए। और जब साउंड आई है तो the hall became silent and they started speaking on the screen. अब शोर ऊपर चला गया है और वो साइलेंस नीचे रह गई ऑडियंस के अंदर, और वो सुन रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं। This I felt is a very very interesting phase, and when this happened, mythology and folklore were accessible in abundance, which was the earlier feed of the films. फिल्म्स को जिसको मोस्टली बाइस्कोप कहा करते थे उस जमाने में, कि बाइस्कोप देखने जाएंगे, बाइस्कोप में देखो। और ये फोकलोर हमारे यहाँ भरा पड़ा है, माथारी की कहानियाँ, and that way we are very very rich with that literature, and the literature starts traveling along with you with cinema. Without giving you the hard and long journey of our silent cinema, the stories of our iconic pioneer, if you remember, we must remember him, Dada Saheb Phalke, his Raja Harish Chandra, was the first feature film. और जिस तरह से हमने बनाई, I don't have to go into, you all know the history, how he made that film. Raja Harish Chandra tha, then he made Satyavan Savitri also in Lanka Dahan wo banai, followed by Suchit Singh's Shakuntala, again a wonderful story from literature, came into cinema and was made. कांतिभाई राठौर भक्त विधुर, उनकी एक फिल्म वो भी, और एक राम वनवास है, लेकिन एक फिल्म याद आती है भरत मिलाप, a big hit in its old times, and now the perspective started changing of literature by cinema. That little infant started finding other ways how to play, how to walk, और जो उसे सिखाया जा रहा था, जैसे मैंने कहा कीप दैट रिलेशन, वो बच्चा है, बड़ी अभी तो 100 साल हुए, लेकिन उस वक्त तो 100 भी नहीं थे, तो दाऊ वो अपनी मनमानी करने लग गया, थोड़ी थोड़ी अपनी मनमानी उसकी शुरू हुई, तो वो लिटरेचर के साथ खेलना शुरू किया उसने। Dramatic changes and improvisations were made to the original texts, and this was to make them more engaging and palatable for the audience. The authenticity of the text, which we know as literature, even the holiest of scriptures ended from that juncture, and its interpretations started changing. That's the important point.
Moreover, self-willed interpretations of classic texts became a rule. A bunch of songs, dances, comedy characters, interludes, such interludes, they were added the perspective of a narrative. It changed from the original to an entertainment to engage the audience. The first film, Alam Ara in 1931, in which देना है तो दे दे अल्लाह के नाम पे, दे दे जो हिम्मत है तो दे दे अल्लाह के नाम पे. W.M. Khan was the character which became very famous, and I'm lucky to have worked with W.M. Khan again in my times in Kabuliwala with Bimbo, where I was an assistant. And खान साहब ने अपनी कहानियाँ उस वक्त के वो बताएं, तो जाहिर है कि मेरे लिए वो इल्म था, लिटरेचर था, एजुकेशन थी, सारा का सारा जमा होता रहा. और बड़े खुशदिल इंसान. और काबुलीवाला का गाना बड़ा मशहूर है, प्रेम धवन का लिखा हुआ है वो, मेरे वतन, अगर याद हो आपको, लाइन याद हो, आप याद रखती हैं, मुझे मालूम है. Now the era of sound began with that Alam Ara. A little over a decade after that, the Ramayana was narrated by Vijay Bhatt's film Bharat Milap, which I mentioned. And Bharat Milap mein Ramayana ka perspective, to narrate Ramayana from Sita's point of view. And the famous line which I remember, please stop that, वो light बंद की, which started with भारत की एक सन्नारी की हम कथा सुनाते हैं, which was a very famous song. And एक नया perspective उस कहानी का, which is a great epic with us. So now this was another liberty which cinema started taking with it. One has to see that very. The outset of the talkies, the format of the screenplay was transposed to the screen, and from here another form in literature starts taking form, which you call a screenplay. Now screenplay comes in a form of literature from cinema, which is again a very interesting process which happened by itself. Or the subjects were taken mostly from Nautanki, so the styles of Nautanki which was prevalent, and the Parsi theatre of that period. वहाँ से वो subjects लिए, locations, melodrama, claptrap, dialogue became common. The famous Urdu playwright, जो अगर आपको नाम याद हो, Agha Hashar Kashmiri, his works which, and they were picturized at times straight away as they were written. Actors act कर रहे हैं, the curtain goes up and you are into the play. Play khatam hua, curtain goes down. That was one another form which happened, which started very soon. It started taking कि नहीं वो कर्टन तो उठ गया, लेकिन वो दूसरे की एंट्री के बाद जो खाली म्यूजिक में आया करता था, वो खाली का हिस्सा निकाल के सीधा वहां से निकलते हुए आ गए तो कैमरा मारेगा. तो they came. Another important element came into cinema, that was editing. Now the editing started. Now look at this relationship going on. So the editing started doing it, and that became a very, very important element in films. And it works magics, it works things which
once the handy material of plays and folklore for content were exhausted, the attention turned towards the limitless material of literature, the fictions and stories which was written, and now there is no end to it. There is enough, and in every language, और हर एक ज़बान में it was available. Textbooks of adventure stories were resorted to straight away. They were taken up. Take the example of the stunt-packed exploits of fearless Nadia Underwali. I think, I'm sure many of the people remember those names, those titles also they remember. And in the Arabian fairy tale-like spectaculars, and the classics of Bengali literature was, because Bengal became a very big, with Madan's talkies coming in later on, दूसरी कंपनियां जो बनी उसके बाद, हाँ, न्यू थिएटर, that's the Madan के बाद न्यू थिएटर I was forgetting coming the name, तो नव भारत याद आ रहा था, न्यू थिएटर, and those are big. तो वहाँ पे बंगाली लिटरेचर में से बहुत कुछ मिला, वहाँ से आना शुरू हुआ. And शेक्सपियर्स हैमलेट जो स्टेज पर भी बहुत पॉपुलर था, became another popular film also. खून का बदला खून. Now look at the perspective of what Hamlet, how you see Shakespeare's Hamlet now, and with this title of खून का बदला खून, so you can imagine कि ये relationship कैसे बिगड़ जाती है और कैसे बनती है. तो शेक्सपियर से रिलेशन तो बन गया, लेकिन उसके हैमलेट का रिलेशन बदल गया, कुछ और हो गया, उसकी कहानी का रिलेशन बदल गया. द बार्ड शेक्सपियर, his plays, and he is still popular. वो आज भी शेक्सपियर उसी तरह पॉपुलर है. And we have recently celebrated 400 years of Shakespeare's plays in Bombay. And I remember I had recited a poem written on Shakespeare there. And Shantanu Ray, he translated it in English for me. And I have the versions in front of me. Literature Live Festival जो होता है मुंबई में, उसमें I had read it. तो मैं उनकी बिगिनिंग की लाइन्स थोड़ी सी बता देता हूँ, द वे ही ट्रांसलेटेड, और कहेंगे तो बाद में, जैसे वरना मैं अपनी उर्दू ज़बान में सुना दूँगा. तो उर्दू में सुनना पसंद करेंगे आप? वुड यू लाइक टू कंटिन्यू विद द स्टोरी? देखिए वो बाद में नहीं तो सुन लीजिएगा, ताकि लेट्स go on with the story which is going on, which with my story of cinema and literature. Let's go on with that. And from there, another iconic name from literature which came to cinema was from Bengal. That was Sharachand. Sharachandra Chatterjee and his Devdas of Sharachandra, a magnetic pull for cinema even today, with ceaseless adaptations in different languages, different forms. There are, अगर आप जानते हो, कम से कम नहीं तो 150 देवदास are available in our Indian films. देवदास के versions are at a point, say around late 1930s and 40s, there was an unprecedented demand for writers in film. और उस वक्त हमारी तरफ, ऐसे ही कहूँ तो ठीक है ना, कि हमारी तरफ ध्यान गया सिनेमा का, कि उसने हमें बुलाना शुरू किया, कहानी लिखो और
कहानियाँ बताओ और अडेप्ट करो और उसको स्क्रीन प्ले बनाओ। और बड़ी इज्जत से हमें मुंशी कहा जाता था। मुंशी जी, मुंशी भूषण, मुंशी सुदर्शन were the famous, but Munshi Premchand did not come from there. That was different. लेकिन सिनेमा में I remember an incident that again told me by कि वही जैसे पिट में बजाने वाला बताया कि नहीं, अंग्रेजी फिल्मों को वहाँ पे पियानो बजा करता था, हिंदी फिल्मों में वहाँ पर पिट में एक ज़माने में हारमोनियम बजता था और तबला। तो उसमें एक चीज़ देखी गई कि जैसे रुखसती का एक गाना आया या एक होली का गाना आया, तो कहीं वो दिखाया गया तो वो जो फोक सॉन्ग्स थे हमारे, उसके वो मुखड़े और अंतरा, मुखड़ा अंतरा गाया उन्होंने और सीन भी खत्म हो गया और चले भी गए। और या उसी को 2 बार कह दिया, 3 बार। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर, एग्जीबिटर वॉज द सेम, वो साइकिल पे जाना, डिब्बे लेकर आना, दिखाना और फिर अगले हफ्ते जाके वो साइकिल पे वापस करना, दूसरे डिब्बे लेकर आना। तो उसमें उन्होंने कहना शुरू किया कि कहने लगे कि आप ये बंद कर रहे हैं यार, फिर बार बार आप सामने आ जाते हैं। वो लेकर आते थे, बुलाते थे, तो कहने उन्होंने कहा भाई ये गाना देखो, तुम इसको जरा सा बड़ा करो, बढ़ाओ इसको। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, तो सर इसका तो एक ही मुखड़ा और अंतरा है। तो मुंशी जी को बुलाओ, उनसे कहो 2 अंतरे और लिख के दें। तो वो 2 अंतरे जहाँ लिखवाने के लिए उनको बुलाया गया, वहाँ मेरी नौकरी शुरू हुई है। सॉन्ग राइटर की जरूरत पड़ गई तो हमारी नौकरी लग गई। एंड अ राइटर, एक मुंशी जिनको मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, जो बताना चाहता हूँ, शायद आपको इसका ना मालूम हो, कि a writer was a मुंशी so and so. In this context, मैं एक legendary writer उस दौर में, जिसका नाम भी आज याद नहीं, उनका नाम था मोहनलाल गोपाल दास दवे। मोहनलाल गोपाल दास दवे ये किया करते थे, a writer working for the then कोहिनूर फिल्म कंपनी, उस जमाने में बॉम्बे ही था। And he was a jeweler by profession. लेकिन the task, yet he turned out a script, almost 1 script every month. And you will ask me how? कि देखिए, उस जमाने में जो अमेरिकन फिल्म्स यहाँ रिलीज होने वाली होती थी, तो उनका एक सिनॉप्सिस की शक्ल में वो कहानी का बिट लेके और वो एडवर्टाइजिंग मटेरियल के तौर पे आया करता था, which this man had a knack to pick up the story, turn it to an Indian video and write out a screenplay. And that became another, and a legendary man who could work like this. And he became a famous name in the industry. भाई उसके पास जाओ, उसके पास से कोई ना कोई कहानी पड़ी होगी, लिया, तो वो बनाया करता था और उसको शौक था और वो बस एक नैक था, कर लिया करता था। और अगर और से थोड़ा सा ध्यान करके देखें तो हम आज भी वही कर रहे हैं। Isn't that true? वही उसी तरह से अडैप्ट करते हैं, वहीं से सीक्वेंसेस भी ले लेते हैं, वहाँ से चेज भी ले लेते हैं और वहाँ से वो जो ड्रामेटिक हैपनिंग्स है। Come to think, our commercial cinema is still doing the same for all these years till now. Unfortunately, Indian cinema has still not rid itself of the trappings of the early talkie era, as in Alamara or Hunter Wali. We are still repeating the same old cliches of excessive dialogue, songs, light, fights, chases and whatnot. Still, God still scores the maximum footage in
in every film of ours. वो सारे भगवान के फुटेज तो वो कम नहीं होते, वो तो भगवान के नाम पे तो चलती रहती है. He is omnipresent. The words and sounds have changed, but not the essence of the narrative. Of course, technically, there is much more slickness, and the visuals are in keeping with the galloping advance in technology, special effects, green screen. अगर if you know what is a green screen, कि आप पूरा एक्शन जो है वो एक हरे पर्दे के पीछे, अगर उस हरे पर्दे के सामने वो कर लें तो आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं कि आगरा में हो रहा है या दरिया किनारे हो रहा है या लंदन में हो रहा है, और वो सीन यहाँ पे किया जा रहा है. We also call it so, and at that time, in the margin of this mainstream cinema, which we call a commercial cinema, now defined in a defined way, which we didn't name it at that time, there has been another stream of cinema since 70s, which is often thought-provoking, close to life, and is creative like literature. We also call it parallel cinema, or the offbeat cinema, whatever name you give. There were many names at one time given to it, but that is the parallel cinema, which is now very close to literature also, and that's a stream on the margin. I know you're writing a book on the 70s, the cinema of scientists. Here's an author. She's working on it. Along with Shantanu, I think. Shantanu Ray is also Shamil also. And even interpretations of written literature like Bimal Roy's Do Bighha Zameen, based on a short story by composer Salil Chaudhary, which again is based on a poem by Tagore himself. That poem is also called Do Bighha Zameen. उस पोएम के से उस पोएम पर सलीला ने एक स्क्रीन प्ले बनाया. सलीला was a famous music director, and that adapted into Do Bighha Zameen, the first which won the Karlovy Award, the international cinema. So that was the change which started happening, which on the margin of news, another cinema came in. Now again attached to literature, and वो जो literature थोड़ा सा distort होके बदल होके कुछ और होता चला जा रहा था, उसमें से ये फिर छन के एक और stream सिनेमा की निकली है, where दोनों पैरेलल चलने शुरू हुए. Satyajit Ray's Apu's trilogy, adapted from Vibhuti Bhushan Banerjee's two novels, that became another piece of literature totally on screen and beautifully interpreted with authenticity and true spirit of the original literary writing, and gave its own authentic interpretation also. So this was a very interesting phase which starts now again. Then Satyajit Ray's Shatranj Ke Khiladi and Sadgadi were taken from Munshi Premchand's short stories, and you have seen Sadgadi is a very beautiful interpretation of the original, and so was Shatranj Ke Khiladi. मुझे पर्सनली बिल्कुल, यू विल फॉरगिव मी फॉर सेइंग दैट, कि मैंने वो कहानी भी पहले भी पढ़ी थी मुंशी प्रेमचंद की, उन पर काम भी किया था, और वो पढ़ते हुए उतनी खूबसूरती से उसकी इंटरप्रिटेशन जो रे साहब ने की थी मुझे समझ में नहीं आई थी. आफ्टर रे साहब फिर आई अंडरस्टूड दिस शॉर्ट स्टोरी मच मोर एंड विद मोर क्लैरिटी. It's a confession. And Shyam Benegal's Charan Das Chor, based on Habib Tanveer's play, derived from a Rajasthani folklore. Junoon from Ruskin Bond's novella, जिसका नाम था A Flight of Pigeons.
Just some of the instances which I can narrate here. To come back to Shakespeare, he has been interpreted by Vishal Bhardwaj with Maqbool, Omkara and Heather. 3 plays which he has done and played. His adaptations are so well adapted to our own milieu that at times I feel those are original screenplays and not of Shakespeare. That's my personal feeling, which I have always interpreted to him and told him. For example, in Heather, I mean, the way you see the movement, the people of Kashmir, I don't think it would remind you of Shakespeare anywhere. But it is somewhere, it's a very, very intelligent, wise and clever adaptation of those plays. All these 3 films by Vishal. There has also been there has also been emergence of author-based cinema not adapted from any book or connected out of thin air, which in a way is an extension of literature. From here starts another point which I want to put across to you all, and that is why I went through all this. Now this extension is very, very important. I'll read it again. There has also been emergence of author-based cinema, which you write straight away for the screen, with the new form called screenplay, and not writing a novel or a poem or a long story or anything else. You're writing for cinema, and it is an extension of literature again, happening with the new language, with the new form of the moving images. I can quote Shyam Benegal's Mammu, Sardari Begum, Zubayda. These are centered on biographical relationships within a Muslim family written by Khalid Muhammad. And Khalid Muhammad's Fiza was a result of his investigation of a newspaper reporter on hundreds of youths who were scattered around the country in the happenings of the 1992. And Fiza was another very beautiful film made by him. The new cinema at times writes of one's experience straight out of their life and thus creates its own literature in its own language of images, like Aparna Sen's memorable 36 Charangi Lane. A Wednesday, a film by Neeraj Pandey. Not a written document anywhere. This is straight away writers writing a new literature on cinema, on the screen, straight away. Now it's a new language which we formed, has come in this form. Nandita Das Firak, Rakesh Om Mehra. Very, very beautifully done film. Mere Pyare Prime Minister. I don't know how, it was not extensively released, but I'm not sure how many have seen it. It's another very beautiful effort. Straight away write, go, work out the scene with the people, in those slums, and keep on, make a scene there itself with those, what is happening, what you want to say, and picturize it. That was another process which was, I think, a great effort of cinema here. Again, making a new literature, a new form of literature. Meghna's 2 films, my daughter, I can mention those films. I must mention those films. Sam Bahadur was the latest, which was released, autobiography, very honestly done and researched. But then Chapak and Filhal are very important films. Chapak, particularly the acid victim girls,
those whom she met, and somebody in Agra whom she met, and with that girl's life knowing, and other girls जो बॉम्बे में हुए थे इंसिडेंट, उनको मिलके, and then she wrote it straight away for the screen and made that film Chamak. These were not from any published stories, but delved deeply into from the experience and real life people. They have been written straight away as screenplays and picturized. Now, there are two forms once again now you start watching it. One is the screenplay which is written for the screen. Now, cinema and literature coming now parallel and closer. As close as you can with your lighter, light a cigarette of the next border, walking along. Of late there has been a trend of making biopictures, which is more than welcome, but statutory warning, stories should not be distorted in the slightest, because I remember एक साल नहीं, जब 4-5 भगत सिंह बन रहे थे, तो एक में एक ने डायलॉग दे दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा. तो I said this is not Bhagat Singh, this is सुभाष चंद्र बोस हमारी हिस्ट्री में. चल सर पर बात तो एक ही है ना. So what do you do to that? So that make biofilms, make it with authority and make it truthfully and honestly and sincerely. That is, it's a strict rule. और आसान काम नहीं है. Of late there has been a trend of making biopics, which I've told you. Keeping all things in mind, it's heartening to conjecture, and perhaps original screenplays will become the future form of literature, be it as printed word or on the screen. Now, how do you define it? It will take its own time. It's easier to say, but America is one more example. Initially, it was written as a screenplay, published and transferred to a film later. It was conceived entirely in cinematic images, and director Nagesh Kuknur, if you know, casually said once, I have quite a few interesting people in real life, and I want to relate to them on the screen. Mark it, he didn't say, I want to write it. He said, I want to introduce them on the screen, some interesting characters which I have met. Perhaps that's more simply said than achieved. There are many unanswered questions beneath that aspiration, which I am sure will be discussed in the coming times. But I do want to register this. I might add that frequently I feel that short films and documentaries are infinitely closer to pure cinema. बहुत प्योर लगती है वो कहानी जब आप उनमें शॉर्ट फिल्म्स में कहते हैं. टू एंड विद दिस, आई मे seek your permission for this, to say this, I would like to quote Rabindranath Tagore around 1929 in Madras at that time, which is Chennai now. He stated, cinema will not become an art till it depends on the use of words and language. To that may I add, and produce its own literature in its own distinctive form of images, instead of leaning against already said and written and done. I made my humble efforts with the marches, Kututu, which are reflections of my times. I didn't take it from any novel, any short stories. I wrote it for the film. After all, the point which I wish to make, जिसके लिए मैंने आपको तकलीफ दी थी सुनने की, I wished ultimately cinema will have to produce its own literature, be it written before the film or after the film. Cinema must produce its own literature. It's another language, it's another medium. So let it produce its own literature. And if any classics are to be interpreted,
The authentic people have to interpret as you write in another book, as you interpret Shakespeare, as you interpret Kalidas, as you interpret Bhagavad Gita, as you interpret Mahabharata, with that authenticity. Otherwise, anybody else has no right to make those classics and interpret them. The maker has to be the author of the film, what we can call an author cinema in future, and that's where I wish to end. I have a film, poem again, my film ka kyun, and again translated by my friend. And अगर आप कहेंगे तो बाद में सुना देंगे. This is where I wish to end. Thank you. Thank you so much. Thank you for your patience. And जी उर्दू अच्छा, इसमें से एक पोएम मेरे सुनाने की ख्वाहिश तो है. इजाजत है राज भाई, आपसे इजाजत देकर कि मैं क्यों ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये फिल्म, being the filmmaker, one should be able to say that if you make your own literature, if you start making cinema as you do. मैं अपनी फिल्मों में सब जगह हूँ. शांतनु, आई एम रीडिंग ओनली द हिंदी वन. मैं अपनी फिल्मों में सब जगह हूँ. सजावटें और बनावटें सारी मुझसे उतरी हैं, मैंने दी है. वो ढलते सूरज की शान और शौकत, वो गरूर, वो मैं हूं. वो दिन भी मेरी ही सल्तनत था जो लुट गया है. वो सुबह जो पत्तियों के पीछे तैयार, वो सुबह जो पत्तियों के पीछे नहा के तैयार हो रही है, उसे भी मैंने ही उस जगह पर खड़ा किया है. वो सुबह जो पत्तियों के पीछे नहा के तैयार हो रही है, उसे भी मैंने ही उस जगह पर खड़ा किया है. कहानियों में बहुत से किरदार हैं, बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो मैं हूं. सभी में कोई न कोई हिस्सा है मेरी अपनी ही जिंदगी का. Every creative person reflects in his own work. किसी अपाहज के दस्तूबाजू उतार के मैंने रख लिए. कहीं पे मैं अपनी जात पर रहम खा रहा हूं, कहीं पे अपनी ही जात से इंतकाम लेकर हरीफ पर चोट कर रहा हूं. My own weaknesses, वो शौक मेरे, वो खौफ मेरे, अधूरे पूरे जो मेरे अंदर बसे हुए हैं, ग्लेशियर की तरह खड़े हैं. मेरी उम्मीदें भी बैकग्राउंड, पसे मंजर में आलाप करती सुनाई देंगी. मेरी उम्मीदें पसे मंजर में, इन द बैकग्राउंड, आलाप करती सुनाई देंगी. वो मेरी फिल्में हैं और मैं हूं. मैं अपनी फिल्मों में सब जगह हूं. मैं अपनी फिल्मों